चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की बात कर रहे थे। अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। क्या तरीका होगा कि हम किसी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपको जो काम दिया गया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए, तो कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको ऑटोमेट करनी है, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, मेथड है, अप्रोचेस हैं इसमें, और उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इट हैज टू बी वेरी सिस्टमेटिक, यानी कि वेल लेड डाउन प्रोसीजर से चलना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है जिसको हम SDLC कहते हैं, और ये एक एक फेज होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं। जैसे प्रोग्राम का इंसेप्शन मतलब शुरुआत, जब आप सोचते हैं इसके बारे में, यूजर आपके पास आता है, तब से लेकर इसको मेंटेन करने तक। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने प्रॉब्लम आई, उसको प्रॉपरली डिफाइन करना, फिर वो जो प्रॉब्लम आ गई उसको एनालिसिस करना। एनालाइज करना मतलब प्रॉब्लम आ तो गई है, अब वो प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम क्या कह रही है आपसे। और ये दोनों दोनों चीज जो होती है, इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है, यहां पर हम SRS बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम को प्रॉपर या तो प्रारूप में लिखना, डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखना, या कोई भी मैथमेटिक्स इसमें लगाना और उसको इतना क्लियर कर देना, क्योंकि ये SRS जो होगा ये आगे हर चीज का बेस बनने वाला है। इसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और ये बेसिस बनेगा डिजाइन का। अब आपने जब प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, आपने इसके लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना दिया, IEEE का डॉक्यूमेंट है ये। उसके बाद आप डिजाइन करेंगे प्रोग्राम को SRS के बेसिस पे। आप हर एक SRS, हर एक रिक्वायरमेंट उठाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन मतलब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप ATM जा रहे हैं, आपको बोले कि ATM से पैसा निकालना है, तो आप एक यूजर बनाएंगे, वो ATM पे जाएगा, ATM से वो पैसे निकालेगा, क्या इनपुट करेगा, इनपुट करने पर अगर कुछ सही होता है तो क्या टेलर मशीन क्या रिस्पॉन्स देगी, अगर गलत आता है तो रिस्पॉन्स क्या देगी। ये पूरा का पूरा एक फ्लो आप बनाएंगे। इसके लिए आप UML डायग्राम यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप DFD यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप स्ट्रक्चर चार्ट यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल। फिर आप करेंगे कोड। अब इस डिजाइन के बेसिस पे आप करेंगे प्रोग्राम में इसको तब्दील। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जिसमें आपने डिसाइड किया कि मुझे C में बनाना है, C++ में, जावा में, C# में, पाइथन में, जिसमें भी आपको बनाना है, आप इसको कोड करेंगे। जब आपने कोड कर लिया तो अगला आता है प्रोग्राम की टेस्टिंग और डिबगिंग। अब जब प्रोग्राम बन चुका है, तो क्योंकि प्रोग्राम एक दो लाइन का तो होता नहीं है, 100,000 लाइन का प्रोग्राम होता है, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। बहुत सारे इसमें कंपोनेंट हैं जो आपस में काम कर रहे हो, कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट से आप कुछ ले रहे हो, या किसी इंटरनेट से, या फिर किसी वेब से आप कुछ ले रहे हो, तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। वहां पर आपको प्रोग्राम की टेस्टिंग और डिबगिंग करना जरूरी है। टेस्टिंग से क्या होगा, बग निकल के आएंगे, एरर निकल के आएंगे, फॉल्ट निकल के आएंगे, ये सारी चीजें आपको दूर करनी है डिबगिंग में। उसके बाद हर एक फेज में, जैसे यहाँ SRS बनाया, यहाँ डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ पर आप प्रिलिमिनरी डिजाइन बना सकते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस डिजाइन बना सकते हैं, कोडिंग में आप कोड लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम की टेस्टिंग के लिए आप टेस्टिंग रिपोर्ट बनाएंगे। तो हर जगह डॉक्यूमेंटेशन चलेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब आपने सब कुछ बना दिया, प्रोग्राम टेस्ट हो गया, आपने अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग कर ली, यूजर को दे दिया, तो अब आप प्रोग्राम को मेंटेन करेंगे। क्योंकि यूजर ने यूज करना शुरू किया, बोले अरे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, जरा इसको इधर कर दीजिए, ये यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि जब एक्चुअल यूसेज होता तभी तो चीजें निकल के आती हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का मेंटेनेंस मतलब जो चेंज मेंटेनेंस है वो आप करते हैं। तो सबसे पहला क्या आया, प्रॉब्लम की डेफिनेशन या स्पेसिफिकेशन। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे ह्यूमन काइंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम लिखें, हमको समझना पड़ेगा कि हमको एक्चुअल में सॉल्व क्या करना है। हर चीज प्रिसाइज होगी, हर चीज बिल्कुल क्लियर होगी, वेग नहीं हो सकती, कोई रिपीटिशन नहीं होगा, कोई रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एक ही चीज बार बार लिखी जा रही है, नहीं। जैसे अगर आपको लिखना है या करना है एक प्रोग्राम, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो आप आपसे अपने आप से क्या पूछेंगे, व्हाट डज एवरेज एग्जैक्टली मीन, एवरेज का मतलब क्या होता है, और किस तरीके से मुझे एवरेज कैलकुलेट करना, ये तो सवाल आपके दिमाग में घूमने चाहिए। यही प्रोग्राम प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप और प्रिसाइसली अपने आप को लेके जाएंगे।
अगर आप समझ में आ गया आपको कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप और उसका सोल्यूशन आप किस तरीके से लेंगे, तो उस प्रॉब्लम को आप स्पेसिफिकेशन के तौर पे लिखेंगे। स्पेसिफिकेशन का क्लियर कट मीनिंग है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ये है, इसका मतलब इसका इनपुट ये होगा, कौन से फॉर्म में होगा, और इसका क्या आउटपुट होगा, क्या आउटपुट आना चाहिए। यानी 2+3 बोला गया है, मैं इसको 5 दूंगा। हो सकता है यूजर आपसे 2 into 3 मांग रहा हो, फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब आपने प्रॉब्लम ठीक से नहीं समझा, आप 6 दे रहे हो उसको, जबकि कर आप एल्जेब्रिक ऑपरेशन ही कर रहे हैं। तो इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या होंगे। अब यूजर ने कहा कि मुझे इनपुट चाहिए, अब आप बोल रहे हैं कि भाई वो कहता है डेसिमल, मुझे कि डेसिमल नंबर की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। आपने इसको इंटीजर बना दिया, केवल इंटीजर हैंडल कर रहा है ये, तो डेसिमल कैसे हैंडल होगा? इसका मतलब स्पेसिफिकेशन ठीक से नहीं लिखेगा। यहाँ स्पेसिफिकेशन आप उस तरीके से लिखेंगे कि हर चीज कैटर हो इसमें यूजर के हिसाब से। एक बार जब ये खत्म हो गया तो एसआरएस बनती है, जिसमें लिस्ट होती है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें लिस्ट होती है स्पेसिफिकेशंस की, क्लियर, अनएम्बिगुअस और मैथमेटिकली कैन बी प्रूव्ड। इसके बाद आता है प्रोग्राम की एनालिसिस। आप देखें कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से अगर है तो आप उसको पूरी तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, आपको उसको सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, जैसे बैंकिंग का करना है, तो फंड ट्रांसफर अलग बनाएंगे आप, यूजर को ऐड करना अलग बनाएंगे, आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट करना अलग बनाएंगे, आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर्स करने हैं उसके लिए अलग बनाएंगे। तो ये अलग अलग पार्ट्स है जो आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, यानी कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ताकि आप और बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर सके। और जब सब प्रोग्राम में तोड़ देंगे, फिर इनको जोड़ के एक बड़े प्रोग्राम में भी बनाना है, तो ये है एनालिसिस। फ्रैगमेंट में तोड़ना है, थोड़ा सॉल्यूशन सिंपल करना है आपको, तो इसके लिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज होती है। मॉड्यूलर मतलब आप प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दीजिए और जितने जब इनपुट वहां भेजिए आउटपुट लीजिए। ओके, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम एनालिसिस। जैसे हमने जिक्र किया कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है क्या? इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्राम को, आपका जो प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा या प्रॉब्लम होगी, उसको आप फंक्शंस में या मॉड्यूल्स में, एक ही नाम है ये सारे, या प्रोसीजर्स में आप बनाएंगे, प्रोसीजर्स में, और इन सबको डिवाइड करेंगे आप। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम्स एज फंक्शंस। यानी कि एक लार्ज प्रोग्राम, एक बड़े प्रोग्राम को, एक बड़े से प्रोग्राम को आपने डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे आपने अगर कैलकुलेटर बनाना है तो एडिशन का एक फंक्शन बना लीजिए, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना लीजिए, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना लीजिए। तो सारे के सारे एक वेल डिफाइंड फंक्शन होंगे और ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि हर एक कंटेंट जो हर एक फंक्शन का होगा वो कोहेसिव होगा। या जैसे अगर ऐड का काम कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जितने भी इसमें आप कंटेंट लिखेंगे या कोड लिखेंगे इस फंक्शन में, वो सारे के सारे कोहेसिव होंगे। लेकिन जो दो अलग अलग होंगे, जैसे ये ऐड का फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, इनके बीच में कपलिंग कम से कम होगी। मेन काम जो प्रोग्राम डिजाइनिंग की वही यही होती है कि जो फंक्शन हो वो बहुत कोहेसिव हो, यानी जो काम इसको करने के लिए कहा गया है वो पूरी तरीके से करे और वही करे, और जो दूसरा है उसके बीच से में डिपेंडेंसी बहुत कम हो या शून्य हो, कपलिंग ना हो इनके बीच में। तो टॉप अप और बॉटम अप और टॉप डाउन डिजाइन, ये आपके मॉड्यूलर डिजाइनिंग के अलग अलग अप्रोच है या मेथड्स है। तो टॉप डाउन डिजाइन क्या है? टॉप डाउन डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्राम है उसको हम मेन मॉड्यूल, द प्रोग्राम शुड बी डिवाइडेड इनटू मेन मॉड्यूल, यानी कि एक मेन मॉड्यूल होगा और उससे फिर रिलेटेड मॉड्यूल होंगे आपके, इस तरीके से। यानी कि हर एक मॉड्यूल, इसको फिर से आप डिवाइड करेंगे सब मॉड्यूल्स में। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग स्टाइल के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे, तो ये डिवीजन बार बार होता रहेगा तब तक जब तक किसी एक एलिमेंट्री प्रोसेस पे ना पहुंच जाए आप, जिसको आप इंट्रिंसिकली समझ सके, और अब ये और नहीं टूट सकता। यानी हुआ ये कि टॉप डाउन में आपने ये मेन लिया, फिर यहाँ पर इस तरीके से जो क्या कहेंगे कि फर्स्ट लेवल डिवीजन करेंगे, फिर उसको फिर तोड़ देंगे इस तरीके से, फिर इसको चाहे तो और भी तोड़ सकते हैं उस लेवल तक जब तक ये इंट्रिंसिकली अंडरस्टूड या फिर ये और सब डिवाइड नहीं हो सकता।
तो एक मेन होगा, इस तरीके से टॉप डाउन डिजाइन बनता है। और बॉटम अप जो है इसका उल्टा है, टॉप डाउन डिजाइन का उल्टा है। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके प्रिमिटिव या अवेलेबल कंटेंट है उनको लेते हैं और उनको लेने के बाद इनको ऐड करते हैं। जैसे इसको इससे ऐड कर दिया, ये बना दिया, फिर इसको इससे ऐड कर दिया, फिर बना दिया, फिर एक और है उसको इससे ऐड कर दिया, ऐसे ये इसने इसको ऐड किया और फिर ये दोनों जाके मेन में ऐड हो गए। तो ये हम शुरुआत यहां से करते हैं कि सिंपल मॉड्यूल को डिजाइन करते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ले जाते हैं ताकि हम मेन तक मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाए। इसको हम कहते हैं बॉटम अप डिजाइन। अब अगला आता है डिजाइनिंग दी प्रॉब्लम। तो हाउ टू डिजाइन द प्रॉब्लम, तो आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्गोरिथम में कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको समझिए, क्योंकि अगर और एडवांस देखेंगे तो डीएफडीज है, स्ट्रक्चर चार्ट है आपका, और उसके बाद यूएमएल है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिससे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स है, डेवलपर्स है, डिजाइनर्स हैं, वो डिजाइन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। तो एल्गोरिथम क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये एक तरीका है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने का जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसमें कंप्यूटर कोड और इंग्लिश दोनों का मिक्स कर सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको स्यूडो कोड कहा जाता है। और फ्लो चार्ट क्या है, ये एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम इनपुट के लिए ये लेते हैं, स्टार्ट और एंड के लिए ये लेते हैं, इनपुट के लिए हम ये लेते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम, प्रोसेसिंग के लिए यू लेते हैं, डिसीजन बनाना है तो हम यू लेते हैं, ये अलग अलग सिंबल्स है। फ्लो के लिए हम एरो लेते हैं। तो इसको हम फ्लो ऑफ कंट्रोल, क्योंकि देखिए नाम ही इसका फ्लो चार्ट है, यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, तो इसको हम शॉर्ट में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम का कह सकते हैं। कोडिंग, अब आपने एल्गोरिथम लिख लिया, आपने फ्लो चार्ट बना लिया, आपने डिजाइन कर लिया। डिजाइनिंग के बाद अब एक्चुअल कोड में या एक्चुअल लैंग्वेज में इसको लिखना होता है। वो लैंग्वेज आपकी जो भी आप चूज करें, चॉइस आपकी क्या है, आप जावा चूज कर सकते हैं, आप पाइथन चूज कर सकते हैं, आप और भी लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं आपके पास। अब एल्गोरिथम जो आपने लिखा है वो तो आपने हिसाब से लिखा है, कंप्यूटर इसको कैसे ट्रांसलेट करेगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होगी उसको कंपाइलर के तहत, कंपाइलर होगा वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर आता है प्रोग्राम टेस्टिंग एंड डिबगिंग। प्रोग्राम टेस्टिंग का मतलब ये है कि प्रोग्राम को अब आपको रन करना है जब वो बन गया है, और सारे इंस्ट्रक्शन और फंक्शन आपको टेस्ट करने हैं। जो भी डेटा है, सैंपल डेटा, उसको देना है और आउटपुट को चेक करना है। यानी डिबगिंग का मतलब ये होता है, टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव टू फाइंड अ बग, या आपको एरर निकालना है, और डिबगिंग का मतलब ये होता है इस बग को हटाना। यानी डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और करेक्ट करते हैं प्रोग्राम कोड में। तो किस किस टाइप के एरर्स हो सकते हैं? एरर अगर आप देखें तो कंपाइलेशन और रनिंग के टाइम पे क्या क्या टाइप के एरर आ सकते हैं? एक तो सिंटेक्स एरर है, एक आपका लॉजिकल एरर है, और एक रन टाइम एरर है। कौन कौन से टाइप के एरर हो सकते हैं? सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो सिंटेक्स एरर क्या होते हैं? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी है, इसकी अलग अलग सिंटेक्स एरर, मतलब इसका अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसी अगर आप जावा की बात करें तो उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे सी शार्प की बात करें, अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वो उसके सिंटेक्स कहलाते हैं। अगर कोई कहता है कि हर लाइन सेमीकोलन से बंद होनी चाहिए, ओके, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो कोई अगर ये आप इसकी बाध्यता को फॉलो नहीं करता, कोई कमी रखता है, सेमीकोलन से एंड नहीं कर रहा बाय चांस, तो इसे हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। तो जो एरर है लैंग्वेज, एरर ऑफ लैंग्वेज रिजल्टिंग फ्रॉम कोड दैट डज नॉट कन्फॉर्म टू द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जो कह दिया, अगर उस हिसाब से आप चीजें नहीं लिख रहे हैं तो इसे हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। और इसको हम कंपाइलेशन टाइम में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हमारे कंपाइलेशन टाइम में ही आ जाएगी। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, a इक्वल टू 0 है, while a is less than 10, a is equal to a plus 1, प्रिंट है। इस इन स्टेटमेंट में जो सेकंड लाइन आप देख रहे हैं ये करेक्ट नहीं है। क्यों?
क्यों यहाँ पर? क्योंकि कोलन लगना चाहिए। अगर ये कोलन नहीं लग रहा है तो आपका ये कंपाइलर एरर दे देगा कि देखिए साहब आपने एरर की, इसको ठीक कर लीजिए। अगर आप देखें लॉजिकल एरर के बारे में, तो क्या होता है लॉजिकल एरर? अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में लेके आ जाते हैं कि डिवीजन बाय जीरो हो जा रहा है, अगर आपने लिखा a माइनस बी एक्स से c बाय a माइनस बी, ऐसा कहीं यूज हो रहा है और a माइनस बी कहीं जीरो आ गया, तो डिवीजन बाय जीरो, या आपने एरे दिया, एरे आपका आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी 1 to 10 आपने एरे वैल्यू केवल ए बनाया, एरे बनाया 10 का, और आप वैल्यू रीड करना चाहते हैं 11वीं, तो रीड नहीं हो पाएगी। तो प्रोग्रामर कुछ लॉजिकल एरर करते हैं। प्रोग्राम सोर्स कोड के हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रहा है, यानी कि कोई उसमें कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी, लेकिन रन टाइम एरर आएगी और आपको जो रनिंग के टाइम में आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी जो सोर्स कोड में छुपी हुई हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है डिबग करना, क्योंकि ये आपकी लॉजिकल एरर है। a माइनस बी जीरो कब, a माइनस बी तो ठीक लिखा है आपने, a माइनस बी जीरो कब आ जाए क्या पता आपको। अब ये देखिए इस वाले केस में, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं a इक्वल टू 100 और a इज लेस देन 10, तो यहां पर क्या हो गया 100 इज लेस देन 10, ये चेक करेगा। 100 कभी 10 से कम होगा ही नहीं, तो ये लूप ही नहीं काम करेगा, एक बार भी काम नहीं करेगा, क्योंकि a की इनिशियल वैल्यू आपने 100 दे दी। लॉजिकली गलत हो गया ये प्रोग्राम, आपने एरे आउट ऑफ बाउंड हो गया आपका। इस तरीके से और भी एरर्स होती है, ये लॉजिकल एरर है। अब जैसे रन टाइम एरर है जो मैं आपको बता रहा था, उसको मैं यहाँ बताता हूँ। जो रन टाइम एरर है, जो मैं आपसे कह रहा था डिवीजन बाय जीरो, इसको यहाँ समझिएगा, वहां की जगह यहाँ समझिए कि अगर रन टाइम एरर मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम एकदम एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया उसका। जैसे अभी अभी मैंने बताया c इज इक्वल टू a माइनस बी, तो इसको समझिएगा। पिछला वाले में मैं इसको अपनी स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, इसको हम यहाँ समझेंगे। ये वाला जो है, दीज आर नॉट लॉजिकल एरर्स बट एक्चुअली दीज आर द रन टाइम एरर। तो होता ये है कि अगर आप डिवीजन बाय जीरो आ गया किसी तरीके से, तो जीरो तो इलॉजिकल है, ये इसका क्या निकलेगा जो निष्कर्ष है, तो डिवीजन बाय जीरो ये आपके प्रोग्राम को एकदम एबनॉर्मली रोक देगा। जैसे मैं एरे पढ़ने की बात बता रहा था, वो एरे जो पढ़ने की बात आ रही है वो भी आपको एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। तो a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 0, a बाय b करना चाहते हैं आप, तो 10 बाय 0 आएगा, ये कैसे होगा? ये अगर ऐसी कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं जो हार्ड डिस्क में है ही नहीं, तो रन टाइम एरर आएगा आपका। अब डॉक्यूमेंटेशन, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन से लेकर डिजाइन डॉक्यूमेंट से लेकर डिस्क्रिप्शन टेस्ट का, और जो प्रोग्राम डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, अलग अलग वर्जन जो आपने बनाए जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पर मैनुअल बनाते हैं ताकि जो नया यूजर है वो समझ सके, और चाहे इनपुट डेटा हो, प्रोग्राम को रन करना हो या रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आपके लिए रिकॉर्ड रहेंगे। और आप आगे जो करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई चीज़ें और करना चाहते हैं, वर्जन अलग अलग निकालना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत ज़रूरी है। फिर है प्रोग्राम मेंटेनेंस। अब ये समझ लीजिए कि ये शुरुआत की जो चीज़ें हुई उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो चेंज नहीं होती। तो जो प्रोग्राम ऑपरेशन में आ गया है उसके बाद जो एक्टिविटीज़ की जाती है, यानी कि आपने यूज़र को दे दिया, यूज़र यूज़ करने लगे, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ आती है उसे हम प्रोग्राम मेंटेनेंस में बात करते हैं उसकी। तो कई ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं, ऐसे ऐसे लार्ज सॉफ्टवेयर हैं जो सालों साल चलते हैं। आज मान लीजिए वो किसी एक माइक्रो प्रोसेसर पे चल रहे हैं या फिर किसी एक डिवाइस पे चल रहे हैं। कल को किसी ने कहा कि आपने बनाया तो था इसको डेस्कटॉप के लिए, इसको जरा टैबलेट पे करके दीजिए। ओके, तो जो मेंटेनेंस है वो उसका कॉस्ट ज़्यादा है या नया बनाने का कॉस्ट ज़्यादा है, ये डिसाइड करता है कि प्रोग्राम मेंटेनेंस कैसे होगा। प्रोग्राम मेंटेनेंस का मतलब सीधी सी बात है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट चाहे चेंज कोड में हो, चाहे आप पूरी तरीके से इसको रिकोड करें, या आप कोड से चीज़ें निकालें और उसको ठीक करें या और उसको नया बनाएं। तो इसमें होता क्या है प्रोग्राम मेंटेनेंस में? प्रोग्राम मेंटेनेंस दो टाइप के होते हैं, बल्कि 4 टाइप के होते हैं। तो दो जो है मेन वो बता देता हूँ, एक प्रिवेंटिव होता है, करेक्टिव होता है। ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो
पहली चीज तो ये होती है कि जो प्रोग्राम एरर्स हैं जो वाकई में जब यूज किया गया तब निकल के आए, उनको दूर करना, उनको पता करना, ये आपके प्रोग्राम मेंटेनेंस का पहला पार्ट है। जो करंट प्रोग्राम है जो अभी है उसको मॉडिफाई करना, चाहे उसकी आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी हो या नए गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाए उसके हिसाब से उसको बनाना है, या नया हार्डवेयर आ गया उसके हिसाब से उसको अडेप्ट करवाना है, या नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया उसके हिसाब से करना है। दूसरा ये है कि यूज़र चाहता है कि नए आप इंटरफेस डाल दें, नए फीचर्स डाल दें, प्रोग्राम की कैपेबिलिटी बढ़ जाए और डॉक्यूमेंटेशन का अपडेशन, ये सारा प्रोग्राम मेंटेनेंस में आता है। तो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ साइकिल का। और जब आप ये देखिए कि डॉक्यूमेंटेशन आप सही से करेंगे तभी आप अपडेट करवाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते पहले क्या हुआ है। तो इसके लिए इंटरनल साथ में एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब होता है जो कोड के अंदर जो हम कमेंट लिख रहे हैं, एक्सटर्नल जो मैंने आपको बताया एसआरएस है, और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, या सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान है, ये सारी चीज़ें। तो मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि वो सारे रिजल्ट जो डेवलपमेंट स्टेप पे है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे है, प्रोग्राम कोड में है, टेस्ट फॉर्मेशन में, ये सारे के सारे मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट में आएंगे। इसी के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करके अलग से कंप्यूटर साइंस की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में एक विधा है। तो हमने बात की प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की, इसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी, आगे और भी बाकी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।